हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपनी वीकली करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए 12 से 18 जुलाई के करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सही से कवर करेंगे। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ के साथ और आप सभी क्वेश्चंस का साथ के साथ आंसर करने की कोशिश भी कीजिएगा। तो पहली न्यूज़ है हमारे पास, इंडियाज़ फर्स्ट ई लोक अदालत। तो छत्तीसगढ़ भारत का पहला सा राज्य बना है जहां पर ई लोक अदालत खोली गई है कोरोना वायरस के चलते। क्योंकि आपको पता है कि अभी जो नॉर्मल अदालत हैं वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही कोरोना वायरस की वजह से। तो भारत में पहली बार ई लोक अदालत का कंसेप्ट देखा गया है। कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़ में। देखिए, जब हम ई लोक अदालत की बात, ये नॉर्मल लोक अदालत की बात करते हैं, तो लोक अदालत क्या होती है? जहां पर जो डिस्प्यूट हैं, जो झगड़े हैं, वो कोर्ट से बाहर ही सेटल कराए जाते हैं। कोर्ट के हमारे पास बिना इंटरवीन के सेटल कराने की कोशिश की जाती है लोक अदालत में। और ये सब किसके अंडर होता है? अंडर द सुपरविजन ऑफ नालसा। अब नालसा क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नालसा क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। देखिए, नालसा का काम क्या है कि भारत में हर एक को न्याय अवेलेबल कराना, हर एक को लीगल सर्विसेज अवेलेबल कराना, ये नालसा का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। और नालसा हमारे पास 1995 में एस्टेब्लिश हुई थी। और इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है हमारे पास? एन.वी. रमणा। एन.वी. रमणा इज द करंट चेयरमैन ऑफ नालसा। और एक चीज़ और स्टूडेंट जो आप नोट डाउन कर सकते हैं, भारत में पहली लोक अदालत कब स्टार्ट हुई थी? 1982 में। ओके, गुजरात स्टेट में। ये भी आपने याद रखना है, भारत में पहली बार लोक अदालत। अभी मैं लोक अदालत की बात कर रहा हूँ, ई लोक अदालत की बात नहीं कर रहा। भारत में पहली बार लोक अदालत 1982 गुजरात में शुरू हुई थी। और अभी ई लोक अदालत भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुई है? छत्तीसगढ़ में। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ओके, अभी लीगल के बारे में हम बात कर रहे थे, तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन मुझे कमेंट करके बताइए कि नेशनल लीगल सर्विस डे भारत में कब ऑब्जर्व किया जाता है? भारत में नेशनल लीगल सर्विस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ज़रा जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, नेशनल लीगल सर्विस डे भारत में ऑब्जर्व किया जाता है 9 नवंबर को। 9 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल लीगल सर्विस डे। नेक्स्ट हमारे पास दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर चीलुपो। अब ये चीलुपो क्या है? देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर थे जिनका नाम है कजंग डी थोंगडॉक। इन्होंने क्या किया, हमारे पास चीलुपू नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसको मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड। अब ये चीलुपू जो कमेंट्री है, ये हमारे पास शेर तुपुन कम्युनिटी से रिलेटेड है, जो हमारे पास हनी जो है, शहद जो है वो इकट्ठा करते हैं। ये एक हमारे पास अरुणाचल प्रदेश का एक एथनिक ग्रुप है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने याद रखना है कि शेर तुप्पन ये हमारे पास कौन से स्टेट से रिलेटेड है? ये एथनिक ग्रुप है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को हम ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, और अगर हम बात करें यहाँ पर दादा साहब फाल्के की, तो याद रखेंगे स्टूडेंट, दादा साहब फाल्के इज नोन टू बी फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, जिनके नाम पर ये अवार्ड डॉक्यूमेंट्री को दिया गया है। और फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहब फाल्के को क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1913 में दादा साहब फाल्के लेकर आए थे भारत की पहली फिल्म जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। फुल जो फिल्म थी हमारे पास राजा हरिश्चंद्र। ओके, 1913। और यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो हनी प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड थी। ओके, चलिए, अगर हनी की बात करूँ, एक छोटा सा पॉइंट और आप याद रखेंगे कि हमारे पास मैक्सिमम हनी प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में कहाँ होती है? तो मैक्सिमम हनी प्रोडक्शन चाइना द्वारा की जाती है। 24% पूरे वर्ल्ड का हनी जो है वो चाइना की तरफ से प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों से है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताइए कि हमारे पास जो भारत की लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है, भारत की जो लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है वो हमारे पास अरुणाचल प्रदेश में है। आप उसका नाम ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन इंडिया, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए लार्जेस्ट मोनेस्ट्री का नाम। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है तवांग मोनेस्ट्री। तो याद रखेंगे तवांग मोनेस्ट्री, TAWANG। तवांग मोनेस्ट्री हमारे पास अरुणाचल प्रदेश में है और ये भारत की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है इन अरुणाचल प्रदेश।
नेक्स्ट हमारे पास गवर्नमेंट लॉन्च्ड असीम पोर्टल। तो गवर्नमेंट ने स्टूडेंट एक पोर्टल लॉन्च किया है, एक वेबसाइट लॉन्च किया है जिसकी फुल फॉर्म है हमारे पास आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग। सो ये जो पोर्टल है ये हमारे पास क्या करेगा, स्किल्ड वर्कफोर्स को सूटेबल जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए काम करेगा, जिसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने। देखिए स्टूडेंट, समझने की कोशिश कीजिए। अभी हमारे पास गवर्नमेंट ने शुरू किया था आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान में 20 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किए गए थे। याद रखेंगे, 20 लाख करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया गया था आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत, जिसके तहत ये भी कहा गया था कि एमएसएमई को, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को 3 लाख करोड़ रुपए का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का एक बहुत बड़ी अमाउंट लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, देखिए स्टूडेंट, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट यहाँ पर कि ये जो स्किल डेवलपमेंट का काम है, ये जितना भी कौशल विकास का काम है, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी एस्टेब्लिश की गई थी, एनएसडीसी। एनएसडीसी हेयर मीन नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। एनएसडीसी हेयर मीन्स नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। ये 2008 में बनाई गई बॉडी है और इसका टारगेट क्या है, भारत में लगभग 150 मिलियन लोगों को स्किल एम्पावर करना। ओके, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। आप मुझे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। ओके, नेशनल स्किल डेवलपमेंट के करंट चेयरमैन है ए एम नायक। याद रखेंगे, नेशनल स्किल डेवलपमेंट के करंट चेयरमैन है ए एम नायक, जो हमारे पास एल&टी ग्रुप के भी चेयरमैन हैं। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। इंडिया बिकेम द सेकंड लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन यूके। देखिए, यूनाइटेड किंगडम में भारत की तरफ से दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई है। सबसे बड़ी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास रिसीव हुई है यूएसए यूके को, वो यूएसए की तरफ से हुई है। मतलब कि अगर हम 2019 की बात करें तो यूके के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की है यूएसए ने, सेकंड नंबर आता है इंडिया का। देखिए, अगर हम बात करें, दैट इज अ टाइप ऑफ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, अब एक बात ज़रा ध्यान सुनिए, भारत में जब इन्वेस्टमेंट होती है तो इंडियन गवर्नमेंट उसको दो तरह से क्लासीफाई करती है, एफडीआई और एफएफआई। तो ज़रा उसका डिफरेंस हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफएफआई। तो एफडीआई की जब मैं बात करता हूँ, एफडीआई क्या होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल के साथ साथ जो हमारे पास एक तरह से प्रोडक्शन के लिए भी काम करती है। लेकिन यहाँ पर एफआई में एफडब्ल्यूआई में यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में क्या होता है जनरली कि स्टॉक मार्केट के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट की जाती है, बेसिकली स्टॉक खरीदे जाते हैं। एफडीआई हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए होती है, जबकि एफएफआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हमारे पास शॉर्ट टर्म रन के लिए होती है। एफडीआई से डेफिनेटली इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। जनरली एफएफआई से थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादा कोई बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज देखने को नहीं मिलता एफएफआई की वजह से। एफडीआई की वजह से स्टूडेंट ये भी होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कंट्री में होती है, जबकि एफएफआई से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का चांस जनरली नहीं होता। जीडीपी बढ़ेगी एफडीआई से अगर एफडीआई होती है, एफएफआई से जीडीपी में कुछ सिग्निफिकेंट चेंज नहीं दिखाई देता, कुछ अमाउंट का चेंज दिखाई दे सकता है, लेकिन मेजर सिग्निफिकेंट चेंज एफएफआई में की वजह से नहीं दिखाई देता हमारे पास। ओके, इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनी सब्सिडरी, और इन यहाँ पर एफएफआई में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट इन सेकेंडरी मार्केट। और एफडीआई का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कंट्रोल, मोटिव इज कंट्रोल, जबकि एफएफआई का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट। तो ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से की गई क्लासिफिकेशन है। ओके, यूके की बात करें तो याद रखेंगे यूके के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, बोरिस जॉनसन। याद रखेंगे, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, बोरिस जॉनसन। और यूके ने अभी रिसेंटली क्या किया था स्टूडेंट, ऑर्गेनाइज्ड गावी समिट। यूके ने गावी का एक समिट ऑर्गेनाइज किया था। गावी क्या है हमारे पास, जीएवीआई, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ओके, और जिसमें इंडिया ने क्या कहा था कि हम $15 मिलियन गावी के लिए कंट्रीब्यूशन देंगे, $15 मिलियन। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि गावी का हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन का हेडक्वार्टर हमारे पास कहाँ पर है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।
ओके, याद रखें गावी का हेडक्वार्टर हमारे पास कहाँ है? गावी का हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्जरलैंड में। ओके, ये छोटा सा पॉइंट है, लेकिन अभी वैक्सीनेशन के ऊपर पूरे वर्ल्ड में हमारे पास काम चल रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा ये क्वेश्चन भी हमारे लिए रेलिवेंट हो जाता है। और यूके ने अभी रिसेंटली गावी का समिट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें 50 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इंडियन एयरफोर्स रिसीव्ड लास्ट 5 AH-64 अपैचे अटैक हेलीकॉप्टर। तो बोइंग कंपनी की तरफ से हमें आखिरी 5 अपैचे हेलीकॉप्टर्स भी मिल चुके हैं। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर 22 अपैचे हेलीकॉप्टर्स खरीदने की बात कही थी बोइंग से, तो अब ये 22 के 22 जो अपैचे हेलीकॉप्टर्स हैं, इनकी डिलीवरी हो चुकी है। आपको मैं बता दूं स्टूडेंट कि ये जो अपैचे हेलीकॉप्टर हैं एयरफोर्स स्टेशन हिंडन पर ये अभी उतारे गए हैं। हिंडन एयरबेस जो है हमारे पास उत्तर प्रदेश में, ये एक इम्पॉर्टेंट एयरबेस है, क्योंकि यहाँ पर हर साल हम एयरफोर्स डे को भी ऑब्जर्व करते हैं। और एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, हमने अभी यूएसए से अपैचे हेलीकॉप्टर के साथ साथ चिनूक हेलीकॉप्टर भी परचेज किए हैं। ये आपको जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है, पहला हेलीकॉप्टर जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे हेलीकॉप्टर जो आपको दिखाई दे रहा है वो चिनूक है, और राइट साइड पे जो हेलीकॉप्टर आपको दिखाई दे रहा है वो है अपैचे। तो ये चिनूक और अपैचे 2 हेलीकॉप्टर बोइंग कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं। चिनूक एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, जबकि बोइंग एक अटैक हेलीकॉप्टर है। ये रिसेंटली हमारे पास 2 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के लिए परचेज किए गए हैं। आप स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी यूएसए के साथ कोमकासा को लेकर, इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली कोमकासा को लेकर यूएसए के साथ समझौता किया था। व्हाट इज कोमकासा? कोमकासा क्या है? इट्स अ मिसाइल, इट्स अ टैंक, और व्हाट इज इट? ये है क्या? व्हाट इज कोमकासा? ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट कोमकासा क्या है। कोमकासा की मैं फुल फॉर्म बता देता हूं, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। कोमकासा की फुल फॉर्म है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। सो बेसिकली कोमकासा कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसके थ्रू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लोग आपस में सीक्रेट टॉक्स किया करते हैं। सो इट्स अ बेसिकली अ कम्युनिकेशन सिस्टम कोमकासा। और आपने याद रखना है कोमकासा को लेकर इंडिया का जो एग्रीमेंट है, समझौता है, वो कौन सी कंट्री के साथ हुआ है? दैट इज विद यूएसए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बुक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली स्टूडेंट क्या हुआ है कि हमारे पास एक बुक सॉन्ग ऑफ इंडिया लिखी गई है रस्किन बॉन्ड की तरफ से। ये रस्किन बॉन्ड की हमारे पास सीरीज बुक जो चल रही है, सीरीज चल रही है, उसकी 4th बुक है हमारे पास। अगर हम बात करें इससे पहले जो सीरीज में बुक आई हैं उनके नाम आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लुकिंग फॉर रेनबो 2017 में बुक आई थी। टिल क्लाउड्स रोल बाय 2017 अगेन। फिर कमिंग अराउंड द माउंटेन 2019 में बुक आई थी। और लास्ट बुक जो आई है हमारे पास अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। रस्किन बॉन्ड की मैं बात करूं स्टूडेंट, ये बहुत ही फेमस राइटर हैं और इनका एक बहुत ही फेमस नॉवल है हमारे पास द रूम ऑन द रूफ। ये याद रखेंगे, इनका बहुत ही फेमस नॉवल है द रूम ऑन द रूफ। ओके, और इसी के लिए अगर हम बात करें रूम ऑफ द रूफ और कई और नॉवेल्स के लिए इनको कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं। और अभी रिसेंटली इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। कुछ टाइम पहले हमारे पास साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था रस्किन बॉन्ड को। ओके, और इनकी स्कूलिंग जो है स्टूडेंट वो इंडिया में ही हुई थी, ऑल्दो ये यूके में अभी सेटल्ड हैं। बिशप कॉटन स्कूल शिमला में, एक बहुत ही पुराना स्कूल है स्टूडेंट, तो वहाँ से रस्किन बॉन्ड की पढ़ाई पूरी हुई थी। बिशप कॉटन स्कूल शिमला में 1859 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो इंडिया के बहुत ही पुराने स्कूल्स में से, इंडिया के क्या एशिया के सबसे पुराने स्कूलों में से एक है बिशप कॉटन स्कूल, जो आज भी हमारे पास ऑपरेशनल है। ओके, चलिए, मैं साहित्य अकेडमी अवार्ड की बात कर रहा था। 2019 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था एक बुक को, बुक का नाम था अ ईरा ऑफ डार्कनेस। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ईरा ऑफ डार्कनेस जो बुक है वो उसके राइटर कौन है, वो बुक किसने लिखी है? एन ईरा ऑफ डार्कनेस, बहुत ही फेमस राइटर हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए एन ईरा ऑफ डार्कनेस के राइटर का नाम। ओके, ईरा ऑफ डार्कनेस बुक किसने लिखी है? शशि थरूर ने। ईरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर ने एक बुक लिखी है, और इसी के लिए, इसी बुक के लिए 2019 में शशि थरूर को मिला था हमारे पास साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो ये बुक एक इंपॉर्टेंट बुक है, बुक का नाम याद रखें, पेपर में बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास
वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे स्टूडेंट ऑब्जर्व किया गया 11 जुलाई को, और पॉपुलेशन को लेकर कई सारी रिपोर्ट्स हमें देखने को मिलती हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो आपने याद रखना है कि हमारे पास 11 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, और राइट नाउ इंडिया सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड की पॉपुलेशन होल्ड करता है। ओके, लेकिन क्वेश्चन मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा पूछ रहा हूँ। अभी रिसेंटली 2019 में यूएन की रिपोर्ट आई थी जिसमें क्या बताया गया था कि इंडिया जो है वो चाइना की पॉपुलेशन को ओवरटेक कर लेगा। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, एज पर यूएन रिपोर्ट इंडिया गोइंग टू ओवरटेक चाइनाज पॉपुलेशन बाय विच ईयर? कौन से ईयर तक इंडिया जो है वो चाइना की पॉपुलेशन ओवरटेक कर लेगा एज पर यूएन रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट? ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है 2027। 2027 तक हमारे पास क्या है कि 2027 तक जो हमारे पास इंडिया की पॉपुलेशन है वो चाइना की पॉपुलेशन को ओवरटेक कर लेगी एज पर यूएन रिपोर्ट। ओके, चलिए जी अगली न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेट ग्रिड टू लिंक्स अराउंड 14,000 पुलिस स्टेशन। अब ये पहली बात तो ये नेट ग्रिड है क्या? फुल फॉर्म तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। अब ये क्या था, क्यों बनाया गया है, वो समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए पहली बात तो ये समझिए 2008 में जब मुंबई हमले हुए, मुंबई में आपको पता होगा हमले हुए थे टेररिस्टों के द्वारा, ताज होटल पे हमला हुआ था। तो उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई नेट ग्रिड के नाम से, जिसका काम था इंटेलिजेंस इकट्ठा करना, भारत में खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, और उसको सारी एजेंसी जितनी भी भारत की खुफिया एजेंसी जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रो है, हमारे पास एनआईए है, सबके साथ शेयर करना। तो अभी इसने क्या किया है कि हमारे पास नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ और जो हमारे पास सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है उसके साथ एक एमओयू साइन किया है। इसके बाद क्या होगा देखिए ध्यान से समझिए, एक डाटाबेस बनाया जाएगा। जितने भी भारत में क्राइम हो रहे हैं उन सबको एक तरह से एक सिंगल रिकॉर्ड उनका बनेगा, और ये सब जो रिकॉर्ड है वो असेसिबल होगा गवर्नमेंट की वेरियस एजेंसीज के लिए। और ये सब कब तक फाइनलाइज करने की बात की गई है? 31 दिसंबर 2020 तक। ओके, सो यहाँ पर नेट ग्रिड क्या करेगा, विल एक्ट एज अ लिंक बिटवीन इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जितनी भी भारत में इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके बीच में एक हमारे पास लिंक का काम करेगा नेट ग्रिड। ओके, अब जो चीज़ आपने स्टूडेंट याद रखनी है कि नेट ग्रिड की जब मैं बात करता हूँ, नेट ग्रिड के सीईओ कौन है? अनीश गुप्ता। याद रखेंगे नेट ग्रिड के सीईओ कौन है? अनीश गुप्ता। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको दिखाई दे रहा है, वो है एनसीआरबी। एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, एनसीआरबी, दैट इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये भारत में जितने भी क्राइम हो रहे हैं उनको हमारे पास एनालाइज करती है, क्राइम डाटा को एनालाइज करने का बेसिकली काम किया जाता है। 1986 में एनसीआरबी को हमारे पास एस्टैब्लिश किया गया था। इसके डायरेक्टर का नाम आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एनसीआरबी के करंट डायरेक्टर कौन है? रामफल पवार। रामफल पवार इज द करंट डायरेक्टर ऑफ एनसीआरबी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास गूगल लॉन्च 10 बिलियन डिजिटलाइजेशन फंड इन इंडिया। देखिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अल्फाबेट के जो सीईओ हैं, आपको पता होना चाहिए गूगल इज अ पार्ट ऑफ अल्फाबेट, तो उनके जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, उनकी एक मीटिंग हुई, वर्चुअल मीटिंग थी, मतलब कि इंटरनेट के थ्रू मीटिंग हुई थी। और इन्होंने क्या कहा है कि भारत में 75,000 करोड़ का ये निवेश करेंगे, यानी कि $10 बिलियन लगभग। और ये सब किस लिए होगा? डिजिटाइज इंडिया, इंडिया की इकोनॉमी को डिजिटाइज करने के लिए। और इसी के चलते आप समझिए स्टूडेंट, गूगल ने हमारे पास क्या किया है, इसी के चलते रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में उन्होंने $4.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट भी कर दी है, जिससे वो 7.5% लगभग स्टेक जो है जियो में खरीदने जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें पिछले कुछ टाइम में यूएस की बड़ी बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनी जैसे फेसबुक है, क्वालकॉम है, गूगल है, इन बड़ी बड़ी कंपनीज ने जियो में और भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की है। अगर हम बात करें स्टूडेंट गूगल की, तो गूगल ने 2015 में अपनी पेरेंट कंपनी एस्टैब्लिश की थी जिसका नाम था अल्फाबेट। अल्फाबेट के करंट चेयरमैन कौन हैं? जॉन एल हेनिसी। याद रखेंगे, चेयरमैन हैं जॉन एल हेनिसी और सीईओ हैं सुंदर पिचाई। सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। ओके, अभी एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ स्टूडेंट, अभी गूगल ने कई बार बात की, कई बार पब्लिश किया ब्लैक रॉक के बारे में। गूगल ने कई जगह ब्लैक रॉक के बारे में बात की। सो व्हाट एक्चुअली ब्लैक रॉक? ब्लैक रॉक है क्या या था क्या जिसके बारे में गूगल बार बार बात कर रहा था? अभी हमने ब्लैक रॉक कई बार न्यूज़ में सुना गूगल से रिलेटेड, तो व्हाट इज़ ब्लैक रॉक? जल्दी से आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में।
ओके, ब्लैक रॉक क्या था? एक मालवेयर था। ब्लैक रॉक क्या था? एक मालवेयर, जिसने हमारे पास गूगल के क्रोम को और कई जगह चीज़ों को अटैक करने की कोशिश की। सो एक तरह से मालवेयर, और सरल शब्दों में कहूँ तो इस सिस्टम को करप्ट कर रहा था, गूगल के सिस्टम को कहीं ना कहीं करप्ट कर रहा था। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ भी स्टूडेंट हमारे पास गूगल से ही रिलेटेड है, तो वो भी समझ लीजिए कि हमारे पास गूगल कहीं ना कहीं इसमें सब्जेक्टेड है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूएसए की कई बड़ी फर्म्स ने इन्वेस्टमेंट की है, तो क्वालकॉम भी उनमें से एक है। क्वालकॉम ने हमारे पास अभी क्या किया है, 0.15% शेयर खरीदे हैं जियो में। क्वालकॉम हमारे पास यूएसए की एक बड़ी टेक कंपनी है, और इसने भी हमारे पास जियो में इन्वेस्टमेंट की है। अब देखो स्टूडेंट, समझने की कोशिश करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जियो प्लेटफॉर्म में अब 4 स्ट्रेटेजिक पार्टनर आ गए हैं, और वो चार स्ट्रेटेजिक पार्टनर कौन है? फेसबुक, इंटेल, क्वालकॉम एंड गूगल। अब ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर का मतलब क्या है? देखिए, इन चारों ने, फेसबुक ने, इंटेल ने, क्वालकॉम ने और गूगल में इन्वेस्ट किया है। लेकिन इन्वेस्ट करने के बाद ये ऐसा नहीं है कि ये गूगल और फेसबुक और ये क्वालकॉम, इंटेल जियो की कोई हेल्प नहीं करेंगे। ये जियो के आने वाले सारे प्लान्स में अब जियो की हेल्प करेंगे, उसके साथ पार्टनर बनकर काम करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मुकेश अंबानी ने अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट की है कि गूगल और जियो मिलकर एक नया स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम उतारने जा रहे हैं मार्केट में, जो कि क्या करेगा? जो 5G बेस्ड होगा। 5G को इंडिया में अच्छे से इंट्रोड्यूस करने के लिए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम भारत में लॉन्च किया जा सकता है गूगल और जियो के द्वारा, जो सीधा सीधा किसको टक्कर देगा? आने वाले टाइम में ह्यूआई के इक्विपमेंट को। और आपको बता दूं कि स्टूडेंट, क्वालकॉम की जब मैं बात करता हूं, क्वालकॉम वायरलेस टेक्नोलॉजी बनाने के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और इसका हेडक्वार्टर स्टूडेंट कैलिफोर्निया में है, क्वालकॉम का हेडक्वार्टर। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव अब क्या रहेगा? 5G टेक्नोलॉजी को भारत में इंट्रोड्यूस करना, और कहीं ना कहीं झटका देना किसको? हमारे पास जो चाइना की कंपनी है हुआवे, चाइना की हमारे पास एक कंपनी है हुआवे, उसको झटका देना, और उसकी जो एक तरह से मोनोपोली चल रही है पूरे वर्ल्ड में, उसको खत्म करते हुए भारत में 5G को सही तरीके से लॉन्च करना इनका टारगेट रहेगा। तो आपने याद रखना है, अभी जियो के अंदर 4 स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की एंट्री हुई है, वो है फेसबुक, इंटेल, क्वालकॉम और गूगल। और ये चारों की चारों कहाँ की कंपनीज हैं? चारों की चारों हमारे पास यूएस की कंपनीज हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 2020 वॉन करमन अवार्ड। 2020 वॉन करमन अवार्ड हमारे पास दिया गया है इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा। सो ये इन्होंने अवार्ड किसको दिया है? के सीवान को। के सीवान हमारे इंडिया के एक जाने माने साइंटिस्ट, तो इनको मिला है 2020 वॉन करमन अवार्ड, जो कि हाईएस्ट डिस्टिंक्शन है किसकी? इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स की। अब स्टूडेंट समझने की कोशिश करना, के सीवान को ये सब काम उनके किए हुए कामों की वजह से दिया गया है। के सीवान की अगर हम बात करें, इसरो के करंट हेड हैं, इसरो के करंट चेयरमैन है के सीवान। ओके, और इनको रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इसरो के लिए बहुत कुछ किया है, क्रायोजेनिक इंजन एस्टेब्लिश किए हैं, इसीलिए भारत में इनको रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा बात इसरो के बारे में कर लेते हैं। इसरो हमारे पास 15 अगस्त 1969 को एस्टेब्लिश हुई थी, और इसरो ने बहुत जल्द 1975 में पहला सैटेलाइट बनाकर लॉन्च कराया था, जिसका नाम था आर्यभट्ट। ये लॉन्च कराया था, मैंने क्या बोला? लॉन्च कराया था, खुद किया नहीं था। सैटेलाइट इंडिया ने खुद बनाया था आर्यभट्ट के नाम से, लेकिन लॉन्च कराने के लिए रशिया की हेल्प ली गई थी। ओके, अभी इंडिया बहुत सारे सैटेलाइट्स है जो खुद लॉन्च करता है, और भारत के ज़्यादातर सैटेलाइट्स आपको कहाँ से लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। भारत के ज़्यादातर सैटेलाइट आपको कहाँ से लॉन्च होते दिखाई देंगे? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। लेकिन अभी इसरो ने एक मेजर अनाउंसमेंट की है कि वो भारत में एक सेकंड लॉन्चिंग स्टेशन बनाएगा। तो आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि भारत में दूसरा लॉन्चिंग स्टेशन, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ बन रहा है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, याद रखेंगे, थूथीकोडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। इसरो ने डिसाइड किया है कि थूथीकोडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में दूसरा लॉन्चिंग स्टेशन एस्टैब्लिश किया जाएगा जल्दी ही। नेक्स्ट हमारे पास मध्य प्रदेश न्यू कैंपेन। सो मध्य प्रदेश में 2 नई कैंपेन्स हमारे पास लॉन्च की गई हैं। एक तो है रोको टोको कैंपेन, जिसमें क्या है कि लोगों को कहा गया है कि आप दूसरों को एक तरह से समझाइए कि मास्क पहनना ज़रूरी है, कि सब लोग मास्क पहनकर चलें, तो इसलिए रोको टोको कैंपेन शुरू की गई है। इसके अलावा ये चाहते हैं कि टूरिज़्म, स्पेशली जो हमारे पास फॉरेस्ट से रिलेटेड जो टूरिज़्म है या दूसरे सेक्टर से रिलेटेड टूरिज़्म है, उसको बूस्ट किया जाए। तो इसीलिए मध्य प्रदेश ने एक कैंपेन शुरू की है, सोशल मीडिया कैंपेन, जिसको नाम दिया गया है इंतज़ार आपका। तो आपने याद रखना है, इंतज़ार आपका नाम से
टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एक सोशल मीडिया कैंपेन किसने शुरू की है? सो दैट इज बाय मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें, शिवराज सिंह चौहान हमारे पास करंट चीफ मिनिस्टर हैं, शिवराज सिंह चौहान। ओके, और हमारे पास मध्य प्रदेश का 30% एरिया फॉरेस्ट से कवर्ड है। भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट आपको यहीं पर दिखाई देगा, 30% एरिया जो है वो ऑलमोस्ट फॉरेस्ट से कवर्ड है। और ये देखिए आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, दैट इज द पिक्चर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क इज वन ऑफ द फेमस नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, और स्टूडेंट बहुत ही हमारे पास डाइवर्सिफाइड स्टेट है और यूनेस्को की भी कई आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, विच रॉक पेंटिंग्स इन मध्य प्रदेश डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? विच रॉक पेंटिंग्स इन मध्य प्रदेश डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अर्लियर? ओके, याद रखेंगे हमारे पास मध्य प्रदेश में आपको मिलेंगी भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स। जी हाँ, बहुत ही पुरानी, हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स हैं भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स, और इनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया हुआ है। याद रखेंगे, कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स आपको कौन से राज्य में मिलेंगी? सो दैट इज इन मध्य प्रदेश, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। नेक्स्ट हमारे पास UNODC वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसकी तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसमें क्या कहा गया है, पेंगोलिन एक ऐसा हमारे पास एनिमल है जिसकी सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग हुई है। ये पेंगोलिन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पेंगोलिन हमारे पास जनरली आपको इसकी बॉडी पे स्केल्स दिखाई देंगे, और इसका सबसे ज़्यादा मिसयूज़ कहाँ होता है? चाइना के अंदर। चाइना के अंदर इसके जो बॉडी के ऊपर स्केल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उससे मेडिसिन बनाने में यूज़ किया जाता है। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो एनिमल जिसकी इलीगल ट्रेड होती है वो पेंगोलिन ही है। और अगर आप समझिए तो सबसे ज़्यादा पेंगोलिन का एक्सपोर्ट, सबसे ज़्यादा जो पेंगोलिन को इलीगल ट्रेड किया गया है वो कहाँ से किया गया है? नाइजीरिया से। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट, एक साउथ चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्टडी ने ये भी बताया था कि हो सकता है कि कोरोना वायरस का जो होस्ट है वो भी पेंगोलिन हो। मतलब कि जो कोरोना वायरस की वजह से जो आज पूरा देश सफ़र कर रहा है, उसका एक रीज़न हो सकता है कि पेंगोलिन उसका मेन रीज़न हो। चलिए अब थोड़ा सा कुछ रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें UNODC की, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की, तो ये हमारे पास 1997 में बनी एक ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। ड्रग्स के कारोबार को रोकना हमारे पास UNODC का काम है। ओके, सो वियना ऑस्ट्रिया से UNODC ऑपरेट करता है। अब आपको थोड़ा सा पेंगोलिन के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूं कि पेंगोलिन के बारे में क्वेश्चन याद रखना, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टार्टेड द रेडियो टैगिंग ऑफ पेंगोलिन फर्स्ट टाइम इन इंडिया। रेडियो टैगिंग का मतलब कि पेंगोलिन के हमारे पास गले में एक टैग लगाया जाएगा। टैग का मतलब जिससे ये पता लग सके कि पेंगोलिन एक्चुअली में कहाँ है, उसको एक तरह से इलीगल किलिंग को रोकने के लिए। ओके, और नाइजीरिया की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो याद रखना नाइजीरिया बड़ा ही इंटरेस्टिंग हमारे पास कंट्री है राइट नाउ। और क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि अगर हम बात करें पूरे अफ्रीका में सबसे बड़ी इकोनॉमी अगर किसी कंट्री की है तो वो नाइजीरिया की है, और नाइजीरिया सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री भी है अफ्रीका की। याद रखना, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री जो है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस कंट्री में है? सो दैट इज़ इन नाइजीरिया। यहाँ की कैपिटल है अबूजा, और नायरा यहाँ पर करेंसी है। नायरा करेंसी है और अबूजा कैपिटल है। आप जल्दी से मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया। देखिए, नाइजीरिया के प्रेसिडेंट इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सबसे बड़ी इकोनॉमी है और सबसे पॉपुलस कंट्री है पूरे अफ्रीका की नाइजीरिया। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया? ओके, याद रखेंगे एम बुहारी। एम बुहारी इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया। नेक्स्ट हमारे पास इरेडाई की तरफ से गाइडलाइन आ गई है कि भारत में 30 जो जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो जल्दी ही कोरोना कवच और कोरोना रक्षक नाम से 2 नए प्लान्स लॉन्च करेंगी। अभी कोरोना कवच और कोरोना रक्षक क्या है? देखिए, कोरोना कवच जो है वो आपके ट्रीटमेंट का जो भी खर्चा होगा उसको पे करेगा, और कोरोना रक्षक प्रोग्राम के तहत क्या होगा, एक लमसम अमाउंट आपको पे कर दी जाएगी इन केस पॉलिसी होल्डर को कोरोना अगर होता है तो वो मोर देन 72 ईयर्स के लिए 72 आवर्स के लिए हॉस्पिटलाइज होता है तो लमसम अमाउंट पे कर दी जाएगी। सो बेसिकली आपने याद रखना है कि 2 नए
इरिडाई की तरफ से प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं लोगों को कोरोना वायरस के प्रति एक तरह से सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए, दैट इज कोरोना कवच एंड कोरोना रक्षक। इरिडाई की मैं बात करूं स्टूडेंट, तो इरिडाई के बारे में पता होना चाहिए सब लोगों को कि इरिडाई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इरिडाई के करंट चेयरमैन कौन है? सुभाष चंद्र खुंटिया। इरिडाई के करंट चेयरमैन कौन है? सुभाष चंद्र खुंटिया। और ये इरिडाई जो है वो भारत में इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। भारत में जितना भी इंश्योरेंस सेक्टर है वो सब किसके कंट्रोल में है? इरिडाई के कंट्रोल में। चलिए क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो पहले तो इरिडाई के चेयरमैन फिर से रिपीट करा देता हूँ मैं, सुभाष चंद्र खुंटिया करंट चेयरमैन है और हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि विच पेमेंट कंपनी रिसेंटली गोट लाइसेंस फ्रॉम इरिडाई इन मार्च 2020। मार्च 2020 में किस पेमेंट कंपनी को, पेमेंट से रिलेटेड कंपनी को इंश्योरेंस के लिए लाइसेंस मिला था इरिडाई की तरफ से? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, एक बड़ा ग्रुप। ओके तो स्टूडेंट याद रखना कि इरिडाई की तरफ से पेटीएम को लाइसेंस मिला है। जी हाँ, पेटीएम, जिसका अभी तक आप एज अ वॉलेट यूज़ कर रहे थे वो अब क्या करेगा? भारत में इंश्योरेंस सर्विस भी प्रोवाइड करेगा। इरिडाई की तरफ से पेटीएम को लाइसेंस मिल चुका है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक नॉर्मल सी न्यूज़ है, आप सबने सुना ही होगा कि मुकेश अंबानी की वेल्थ लगातार बढ़ती जा रही है जस्ट बिकॉज, क्योंकि आपने सुना होगा कि रिलायंस जियो में लगातार इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है, तो उसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो शेयर है लगातार वो अप जा रहा है। और मुकेश अंबानी जो हैं वो वर्ल्ड के छठे सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। उनकी टोटल वेल्थ जो है वो 72.4 बिलियन तक पहुंच चुकी है। उन्होंने हमारे पास एलन मस्क जो टेस्ला के को फाउंडर हैं और स्पेसएक्स के भी और एक तरह से ओनर हैं, एलन मस्क, और अल्फ़ाबेट के जो फाउंडर हैं सर्जी ब्रिन और लैरी पेज, इनको भी पीछे छोड़ दिया है। तो यानी कि आप देख सकते हैं वर्ल्ड के जाने माने लोगों को पीछे छोड़ते हुए मुकेश अंबानी वर्ल्ड के छठे सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। ओके, अगर हम बात करें वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन की, तो आपने याद रखना है वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन राइट नाउ कौन है? वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन है हमारे पास जेफ बेजोस। जेफ बेजोस जो कि अमेजोन के फाउंडर एंड करंट सीईओ हैं। ओके, अमेजोन जो हमारे पास शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट है, उसके सीईओ हैं जेफ बेजोस एंड ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, इंटरिम सीईओ ऑफ बीसीसीआई। तो बीसीसीआई पहले तो आपको बताना चाहिए क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में जो क्रिकेट के सभी जो हमारे पास टूर्नामेंट होते हैं उन सबको कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए कौन सी एजेंसी काम करती है? दैट इज बीसीसीआई। तो इन्होंने हेमंग अमीन को अपना नया सीईओ अपॉइंट किया है। ओके, अब याद रखेंगे कि हमारे पास इंटरिम सीईओ के रूप में अपॉइंटमेंट हुई है हेमंग अमीन की, क्योंकि हमारे पास जो राहुल जौहरी सीईओ थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो उसके बाद जो है रिजिग्नेशन ऑफ राहुल जौहरी के बाद इन्हें इंटरिम सीईओ बनाया गया है। अगर हम बात करें स्टूडेंट, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा कि बीसीसीआई की जब मैं बात करता हूँ, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? वानखेड़े स्टेडियम मोहाली में। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? वानखेड़े स्टेडियम मोहाली में, सॉरी मुंबई, माय अपॉलॉजीज, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। मैं गलती से थोड़ा गलत बोल दिया, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। और प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली। और बीसीसीआई बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ को हमारे पास इंडिया में कंट्रोल करता है, दैट इज़ आईपीएल। देखिए आईपीएल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट बन चुका है पूरे वर्ल्ड में। और अगर हम बात करें 2010 में आईपीएल बिकेम द फर्स्ट स्पोर्टिंग इवेंट इन द वर्ल्ड जिसको यूट्यूब पे लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, याद रखेंगे कि पहली बार अगर किसी स्पोर्टिंग इवेंट को यूट्यूब पे लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया वो आईपीएल ही था। ओके, अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट कमेंट करके ये बताइए कि आईपीएल 2020 कहाँ पर होने जा रहा है? आईपीएल 2020 शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच कंट्री? क्योंकि इंडिया में तो अभी आईपीएल होने का कोई चांस नहीं है, तो 2020 का आईपीएल कहाँ होने जा रहा है? ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट, आईपीएल 2020 होने जा रहा है यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। और आईपीएल का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन है? वीवो, चाइनीज कंपनी वीवो इज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ आईपीएल। और आईपीएल जो है 2020 का वो कहाँ होने जा रहा है? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में।
नेक्स्ट हमारे पास एरेड एंड कैरमल असोल्ट राइफल्स आर सेट टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। देखिए ये इजराइल हमारे पास रिलेटेड दो राइफल्स हैं इसराइल में बनने वाली लेटेस्ट असोल्ट राइफल्स इजरायली एरेड एंड कैरमल, इनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी और इनके लिए एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ लगेगा, मध्य प्रदेश में। तो आपने याद रखना है कि एरेड और कैरमल कौन सी कंट्री से रिलेटेड असोल्ट राइफल हैं, इजराइल, और इनके लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कौन सी कंट्री में लगेगा, सो दैट इज इन मध्य प्रदेश। अब स्टूडेंट समझने की कोशिश करना, भारतीय जो हमारे पास डिफेंस फोर्सेस हैं उनको अपनी असोल्ट राइफल्स अपग्रेड करने के लिए बहुत टाइम से एक तरह से रिक्वायरमेंट चल रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लेकर कहीं ना कहीं हमारे पास सीरियस भी दिखाई दे रही है। तो आपको बता दूं कि इससे पहले हमने AK-207 राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी बात की थी। अभी जो लेटेस्ट ऑर्डर किया गया है, आपको बता दूं कि हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने USA से सिग सुएर नाम से एक राइफल ऑर्डर की है जिसका टोटल ऑर्डर है 72,000। आपको बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने 72,000 राइफलें USA से ऑर्डर की हैं। इन राइफल्स का नाम है सिग सुएर 716 राइफल। तो आपने ये भी याद रखना है कि इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली कौन सी कंट्री से राइफल ऑर्डर की हैं, दैट इज USA एंड द राइफल नेम इज सिग सुएर 716। ओके, और भारत में डिफेंस का काम जनरली कौन देखता है, DRDO और हमारे पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ODB। याद रखेंगे भारत में ज़्यादातर जो हमारे पास गन्स की मैन्युफैक्चरिंग, असोल्ट राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग है वो कौन करता है, OFB, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। जो डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग है, राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज डन बाय OFB, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ओके, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट हमारे पास इंडियन रेलवे फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज। देखिए स्टूडेंट, पहली बार केबल के ऊपर एक चलने वाला एक मतलब यहाँ पर केबल स्टेड ब्रिज बनाया है इंडियन रेलवेज ने, जिसको नाम दिया गया है अंजी खाड़ ब्रिज। आप ये देख सकते हैं केबल से रिलेटेड ये पूरे के पूरे जो ब्रिज का वेट है इन केबल्स के ऊपर है। पहली बार रेलवे के लिए कोई ऐसा ब्रिज बना है और ये कहाँ बनाया गया है, आप याद रखेंगे कटरा और रायसी को कनेक्ट करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में इसको एस्टैब्लिश किया गया है। पहली बार भारत में ये बनाया गया है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे पास हुई है इंडियन रेलवेज के अंदर। इंडियन रेलवे बहुत अपग्रेड कर रही है, पिछले कुछ सालों में काफ़ी चीज़ें इंडियन रेलवे में पहली बार दिखाई दी हैं। और आपको बता दूं स्टूडेंट, इंडियन रेलवे जम्मू कश्मीर में ही वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाने जा रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन जो जम्मू कश्मीर में है वो कौन सी रिवर के ऊपर बन रहा है। हाँ जी, ओवर विच रिवर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, याद रखेंगे इंडियन रेलवे गोइंग टू कंस्ट्रक्ट वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ओवर चेनाब रिवर। चेनाब रिवर के ऊपर एक वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनने जा रहा है जिसकी टोटल हाइट होगी 359 मीटर। आप समझ लीजिए एफिल टावर से भी ज़्यादा हाइट होगी, 359 मीटर। चेनाब रिवर के ऊपर ये ब्रिज बन रहा है जम्मू कश्मीर में। 2021 तक इस ब्रिज की कंप्लीट होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे इंडियन रेलवे ने टारगेट रखा है कि अपने आप को वो जीरो कार्बन एमिटर बना देंगे, नेट जीरो कार्बन एमिटर बाय 2030। इंडियन रेलवे का टारगेट है कि 2030 तक वो खुद को नेट जीरो कार्बन एमिटर डिक्लेयर कर देंगे 2030 तक। नेक्स्ट, असम फ्लड 27 लाख पीपल अफेक्टेड। देखिए स्टूडेंट, हमारे यहाँ इंडिया में एक बहुत गलत चीज़ है, वो क्या कि हम अपनी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। अगर मान लीजिए जब बात आती है कि कोई दूसरी कंट्री कब्जा कर लेती है तब तो हम भड़क जाते हैं, लेकिन नॉर्मल डेज में हम इन लोगों का कोई ध्यान ही नहीं देते। अभी असम में बाढ़ आई हुई है, ज़्यादातर हमारी मीडिया इस चीज़ को कवर कर ही नहीं रही है। मीडिया को कोई ज़्यादा फर्क ही नहीं है इस चीज़ को लेकर। और आपको बता दूं कि 27 लाख लोग या उससे भी कहीं ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए हैं बुरी तरह से। और ये सब क्यों हुआ है, ब्रह्मपुत्र और बैरक रिवर्स के जो हमारे पास एरियाज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा पानी आ गया है और इसके चलते असम के अंदर बहुत भयंकर बाढ़ आ गई है। तो आप देख सकते हैं कि जो बाढ़ के हालात हैं, लोगों की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसके अलावा मैं स्टूडेंट आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस सब के दौरान हमारे पास जो CM ऑफ असम है उन्होंने फैसला लिया है कि जो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट रिजर्व है उसको हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो आपने याद रखना है पोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के किस राज्य में स्थित है, सो दैट इज इन द स्टेट ऑफ असम। ओके, दैट इज इन द स्टेट ऑफ असम।
ये आप याद रखेंगे। ओके, चलिए आपको मैं एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं स्टूडेंट, हमने बात की अभी ब्रह्मपुत्र रिवर की, तो कुछ पॉइंट्स हैं ब्रह्मपुत्र रिवर को लेकर जो आप सब लोग याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो कहाँ ओरिजिनेट होती है? वो तिब्बत रीजन में ओरिजिनेट होती है, चाइना के अंदर। तिब्बत रीजन चाइना के अंदर ओरिजिनेट होती है और वहाँ उसका नाम होता है तसंगपो। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर का चाइनीज नाम बताओ, तो तसंगपो, तसंगपो रिवर। उसके बाद इसकी एंट्री होती है अरुणाचल प्रदेश में, और वहाँ इस रिवर को किस नाम से जाना जाता है? वहाँ इस रिवर को जाना जाता है एज सियांग रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? सियांग रिवर। और फिर जब इसकी एंट्री असम में होती है, देन इट्स नोन टू बी ब्रह्मपुत्र रिवर। फिर उसके बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे सिंपल सा कि ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में जब वो एंट्री लेती है किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना, नोट यमुना, इट्स जमुना, जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 2021 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। देखो स्टूडेंट, ध्यान से समझने की कोशिश करना। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और यूनाइटेड नेशन ने मिलकर यहाँ पर क्या क्या डिसाइड किया है कि 2021 को डिक्लेयर किया जाएगा एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। देखो भारत जो है वो वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा फ्रूट प्रोड्यूसिंग कंट्री कंसिडर किया जाता है। और अगर हम बात करें भारत में सबसे ज़्यादा फ्रूट प्रोडक्शन कौन से राज्य में होती है, ये भी आप याद रखेंगे। एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, भारत में सबसे ज़्यादा फ्रूट प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में होती है। और वेजिटेबल प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? वेस्ट बंगाल में। वेजिटेबल प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? वेस्ट बंगाल में। और अभी यहाँ पर FAO ने हमारे पास क्या किया था, और UN ने एक हमारे पास एक मीटिंग होस्ट की थी जिसमें इंडिया और चिली ने पार्टिसिपेट किया था। अब स्टूडेंट ये आपने याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाता है कि 2021 को किस ईयर के रूप में डेजिग्नेट किया गया है? दैट इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। अब मुझे जल्दी से स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि UN ने 2020 को किस ईयर के रूप में डिक्लेयर किया था? UN डिक्लेयर 2020 एज ईयर ऑफ, हाँ जी जल्दी से। ओके, याद रखेंगे UN डिक्लेयर 2020 एज ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। याद रखेंगे UN डिक्लेयर 2020 एज ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। नेक्स्ट हमारे पास USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। तो देखो स्टूडेंट क्या हुआ है कि USIBC क्या है, पहले तो ये समझिए, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल। ये हमारे पास उन लोगों का ग्रुप है जो इंडिया और US के बीच में बिजनेसेस कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन N चंद्रशेखरन और जिम टाइसलिट इनको अवार्ड दिया गया है। जिम टाइसलिट की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास CEO और प्रेसिडेंट है लॉकहीड मार्टिन के। याद रखेंगे स्टूडेंट, लॉकहीड मार्टिन वर्ल्ड में सबसे बड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है और USA के लिए ये काम करती है। ओके, USA के लिए काम करती है लॉकहीड मार्टिन। और प्लेन्स बनाना मेनली इसका एक काम है। मेनली फाइटर प्लेन्स जो आपने सुने होंगे F-16, F-20, F-21, तो उस तरह के जो फाइटर प्लेन्स हैं वो सब कौन बनाता है? वो हमारे पास लॉकहीड मार्टिन की तरफ से बनाए जाते हैं। तो आपने याद रखना है कि दो लोगों को यहाँ पर USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है और उनमें से एक पर्सन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है N चंद्रशेखरन, जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। आपको स्टूडेंट मैं बता दूं कि इसके अलावा जो पॉइंट आपने याद रखना है वो लास्ट लाइन आप देख सकते हैं कि हमारे पास टाटा ग्रुप के बीच में और लॉकहीड मार्टिन के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसके तहत F-16 जो फाइटर प्लेन है उसके जो विंग्स हैं वो भारत में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। आपने याद रखना है कि लॉकहीड मार्टिन ने भारत में किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया कि वो इंडिया में विंग्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो वो है हमारे पास लॉकहीड मार्टिन। ओके, चलिए आप स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि लॉकहीड मार्टिन को अभी रिसेंटली किस कंट्री ने बैन किया है, ऑफिशियली बैन किया है, किस बड़ी इकोनॉमी ने ऑफिशियली बैन किया है लॉकहीड मार्टिन को?
ओके, याद रखेंगे लॉकहीड मार्टिन को हमारे पास रिसेंटली चाइना ने बैन किया है, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन ने ताइवान को भी फाइटर प्लेन सप्लाई किए थे। इसके तहत हमारे पास क्या हुआ है, चाइना ने लॉकहीड मार्टिन को ब्लैकलिस्ट किया है अपने यहाँ पर। लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चाइना से बिजनेस कंडक्ट करते ही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एडीबी अपॉइंट्स अशोक लवासा एज इट्स न्यू वाइस प्रेसिडेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान से सुन लीजिएगा, पेपर में क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे स्टूडेंट। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो बहुत बड़े लेवल पर इंडिया को फंडिंग प्रोवाइड करता है, जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। और हमारे पास अगर हम बात करें, इसमें हमारे पास जापान के सबसे ज़्यादा शेयर हैं। जापान के सबसे ज़्यादा शेयर हमारे पास इसी बैंक में हमारे पास आपको दिखाई देंगे, मेजोरिटी शेयर होल्डर जापान। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अशोक लवासा को वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर एक तरह से अपॉइंट किया गया है, और वो किसकी जगह लेंगे, दिवाकर गुप्ता की, जिनका टेन्योर जो है वो 31 अगस्त 2020 को खत्म हो रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है स्टूडेंट, कि अशोक लवासा अभी हमारे पास इलेक्शन कमिश्नर हैं भारत के, और 2 साल का उनका समय बचा हुआ है। देखिए आप समझिए, जब भी हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जिसका काम भारत में इलेक्शन कंडक्ट कराना है, तो उसके अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था 25 जनवरी 1950 को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था 25 जनवरी 1950 को। और अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, सुनील अरोड़ा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, सुनील अरोड़ा। और एक इलेक्शन कमिश्नर है सुशील चंद्र, एंड सेकेंड इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे पास, अशोक लवासा। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अशोक लवासा क्या अपनी इलेक्शन कमिश्नर की पोजीशन छोड़कर एडीबी को ज्वाइन करते हैं या नहीं करते, ये बात देखने वाली रहेगी। और मैंने आपको बता दिया कि इलेक्शन कमीशन का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझ ही सकते हैं। भारत जैसे राज्य में सही से इलेक्शन कंडक्ट कराना बहुत ही ज़रूरी है। और अभी आपको बता दूं कि इलेक्शन में कई नए बदलाव आपको देखने को मिल रहे होंगे, जैसे नोटा, नन ऑफ दी अबव हमारे पास अभी इलेक्शन के अंदर आपको दिखाई देने लगा है। तो आप मुझे जल्दी से स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं कि नोटा भारत में पहली बार कौन से लोकसभा इलेक्शंस में यूज किया गया था। जो नोटा है नन ऑफ दी अबव, वो पहली बार भारत के कौन से जनरल लोकसभा इलेक्शंस में यूज किया गया था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, नोटा जो है स्टूडेंट वो पहली बार 2014 के इलेक्शंस में यूज किया गया था, 16वीं लोकसभा। अभी हमारे पास कौन सी लोकसभा है, 17वीं लोकसभा। जो 16वीं लोकसभा के चुनाव थे, यानी कि इससे पिछली लोकसभा के चुनाव थे, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली बार चुनकर आए थे, तब पहली बार नोटा का भारत में यूज किया गया था इन द लोकसभा इलेक्शन। याद रखेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया, याद रखेंगे। वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 15 जुलाई को। और डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, 17 जुलाई को। तो ये दोनों डेज आप याद रखेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको स्टूडेंट में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में क्रिमिनल्स को लेकर जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है क्राइम को कंट्रोल करने को लेकर इंटरनेशनल लेवल पे, वो है इंटरपोल। इंटरपोल वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए काम करती है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लियोन फ्रांस में। याद रखेंगे, इंटरपोल 1923 में एस्टैब्लिश हुई एजेंसी है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लियोन फ्रांस में। ओके, नेक्स्ट, इंडिया यूरोपियन यूनियन वर्चुअल समिट। सो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक वर्चुअल समिट हुआ था स्टूडेंट, क्योंकि अभी आपको पता है कोरोना वायरस के चलते फिजिकल समिट पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पास क्या है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हमारे पास समिट चल रहे हैं। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक हमारे पास समिट अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, और यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट किसने किया था, हमारे पास चार्ल्स माइकल ने, जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन काउंसिल के, और उर्सुला वैन डर लाइन ने, जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन यूनियन कमीशन के। देखिए, जब भी बात होती है यूरोपियन यूनियन की, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात कि हमारे पास ये एक 27 यूरोपियन कंट्रीज़ का ग्रुप है। यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज आती है, 27। और अभी इन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप इंडिया और यूरोप के बीच में रहेगी। 2025 तक इस पे हम बहुत बड़े लेवल पे काम करेंगे। इंडिया और यूरोप के बीच में बहुत बड़े लेवल पे ट्रेड होता है, 100 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड है। और अभी यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो भारत में 2 बड़े मेट्रो प्रोजेक्ट्स को फंडिंग प्रोवाइड करेगा। ये 550 मिलियन यूरो की फंडिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये यूरो का साइन आपको दिखाई दे रहा है। पुणे और भोपाल में मेट्रो बनाई जाएगी, उसके लिए 550 मिलियन यूरो की फंडिंग कौन करेगा,
हमारे पास यूरोपियन यूनियन। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात, यूरोपियन यूनियन खास क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक कॉमन करेंसी चलती है यूरोपियन यूनियन के अंदर, वो है यूरो। आपने सुना ही होगा। अब आपने याद रखना है, यूरो को प्रिंट, कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम कौन करता है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक। यूरो को प्रिंट, रेगुलेट और मेंटेन करने का काम कौन करता है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जो कि 1998 में एस्टैब्लिश हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। यूरोपियन सेंट्रल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। आप स्टूडेंट जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की करंट प्रेसिडेंट कौन है? ओके, यूरोपियन बैंक की करंट प्रेसिडेंट है क्रिस्टीन लगार्डे। ओके, यूरोपियन बैंक की करंट प्रेसिडेंट है क्रिस्टीन लगार्डे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। गवर्नमेंट टू इंक्रीज पब्लिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि 15 फाइनेंस कमीशन के सलाह पर यहाँ पर क्या होने जा रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जो हेल्थ के ऊपर हम पैसा खर्च करते हैं उसको 2025 तक बढ़ाकर हम कर देंगे 2.5% ऑफ जीडीपी। सो अपनी भारत की जीडीपी का 2.5% अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या खर्चने, कहाँ खर्चने जा रही है? हेल्थ सर्विसेज के ऊपर। ये एक अच्छा स्टेप है जो गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है। आप याद रखेंगे, आयुष्मान भारत प्रोग्राम ऑलरेडी भारत में चल रहा है, जिसके तहत भारत में 1.5 लाख हेल्थ और वेलनेस सेंटर एस्टेब्लिश किए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में कितने हेल्थ और वेलनेस सेंटर एस्टेब्लिश किए जाएंगे? 1.5 लाख। 2022 से पहले पहले इनको एस्टेब्लिश करने का टारगेट है। देखिए जब भी हम बात करते हैं स्टूडेंट फाइनेंस कमीशन की, तो फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है कि भारत में भारत के अंदर जो राज्य सरकार है और जो केंद्र की सरकार है उसके बीच में पैसों का बंटवारा करना सबसे इंपॉर्टेंट काम रहता है फाइनेंस कमीशन का। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताइए कि फाइनेंस कमीशन के बारे में कौन सा आर्टिकल डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन का। विच आर्टिकल डील्स विद द फाइनेंस कमीशन? ओके, याद रखेंगे आर्टिकल नंबर 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट हमारे पास इंडिया एंड भूटान ओपन न्यू ट्रेड रूट। तो देखिए वेस्ट बंगाल से जुड़ती जो सीमा रेखा है भूटान की, जी हाँ, आपको शायद सुनकर थोड़ा हैरानी हो अगर आपने मैप ध्यान से नहीं देखा तो, कि जो वेस्ट बंगाल और भूटान है वो बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इनके बीच में एक नया हमारे पास ट्रेड रूट ओपन किया गया है जो कि वेस्ट बंगाल और पसाका इन भूटान को ज्वाइन करेगा। तो आपने याद रखना है कि रिसेंटली इंडिया ने भूटान के साथ कहाँ पर ट्रेड रूट ओपन किया? सो दैट इज इन वेस्ट बंगाल। भूटान हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और भूटान जो सबसे ज़्यादा बड़े लेवल पर ट्रेड करता है वो इंडिया के साथ ही ट्रेड करता है। और भूटान के बारे में जब मैं बात करता हूँ, याद रखना है यहाँ पर मोनार्की सिस्टम है। ओके, भूटान की करेंसी है नगल्ट्रम और यहाँ पर जो मोनार्क हैं उनका नाम है जेके वांगचुक। जो भूटान के जो मोनार्क हैं वो कौन है? जेके वांगचुक। अब स्टूडेंट आप मुझे जरा कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताइए कि भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो भूटान के साथ सीमा रेखा शेयर करते हैं? हाउ मैनी स्टेट्स शेयर बॉर्डर विद भूटान? हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर बॉर्डर विद भूटान? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, याद रखेंगे 4 इंडियन स्टेट्स शेयर बॉर्डर विद भूटान। ओके, 4 इंडियन स्टेट्स शेयर बॉर्डर विद भूटान। दे आर असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। नेक्स्ट हमारे पास 2020 इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड। तो ये दिया गया है हमारे पास 4 जर्नलिस्ट को। बस सिर्फ नाम याद रखेंगे, पेपर में आने के चांसेस वैसे कम ही हैं, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। शाहिदुल आलम फ्रॉम बांग्लादेश, मोहम्मद मोसाद फ्रॉम ईरान, डापो फ्रॉम नाइजीरिया एंड स्वेटलेना फ्रॉम रशिया। तो ये अवार्ड दिया गया है हमारे पास सीपीजी की तरफ से। सीपीजी क्या है? कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट। ये एक हमारे पास यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट एनजीओ है, ये आप याद रखें। सिंपल सी बात है कि यूएस बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट एनजीओ ने यहाँ पर 4 लोगों को दिया है प्रेस फ्रीडम अवार्ड। नेक्स्ट हमारे पास सूरीनाम इलेक्ट्स
चैन संतोकी एज प्रेसिडेंट। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट कि हमारे पास जो सूरीनाम नाम से कंट्री है, कहाँ पर, साउथ अमेरिका में। जी हाँ, याद रखेंगे, सूरीनाम नाम से कंट्री है साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो कंट्री है, यहाँ पर 27% जो पॉपुलेशन है वो इंडियन ओरिजिन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। सो इंडियन डिसेंट की पॉपुलेशन है। तो डच कॉलोनी ये फॉर्मर हुआ करता था। तो यहाँ पर एक इंडियन हमारे पास ओरिजिन से रिलेटेड एक पर्सन है जिनको यहाँ पर चुना गया है प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनेम। उनका नाम है हमारे पास चंद्रिका प्रसाद चैन संतोकी। तो याद रखेंगे कि चंद्रिका प्रसाद चैन संतोकी कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं। सो दैट इज ऑफ, हाँ जी, सूरीनाम, जो कि कहाँ है, साउथ अमेरिका में। आप स्टूडेंट मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैप में आपको सूरीनाम की लोकेशन भी दिखाई दे रही होगी। ओके, आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि साउथ अमेरिका की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका। ओके, याद रखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था कि साउथ अमेरिका की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, वो है अमेजोन। याद रखेंगे, साउथ अमेरिका की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है अमेजोन। नेक्स्ट, कोराशोर। देखिए वर्ल्ड की पहली मोस्ट अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक किट बनाई गई है। एक अच्छी खबर भारत की तरफ से कि कोरोना को लेकर आईआईटी दिल्ली ने एक बहुत ही चीप लेवल की एक डायग्नोस्टिक किट बनाई है जिसकी कीमत महज 399 रुपये है। तो इसको अप्रूवल मिल चुका है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से। ओके, तो बहुत ही एक अच्छी खबर, जिसको नाम दिया गया है कोराशोर किट। याद रखेंगे, कोराशोर किट। तो ये वर्ल्ड की सबसे अफोर्डेबल हमारे पास किट है फॉर द डिटेक्शन ऑफ कोरोना वायरस। आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस के केसेस जो हैं लगातार भारत में बढ़ते जा रहे हैं। इवन कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही कि कम्युनिटी स्प्रेड भारत में शुरू हो चुका है। और भारत के अंदर अगर हम बात करें, भारत, ब्राज़ील और यूएसए, ये 3 कंट्रीज इस समय टॉप पर हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस। लेकिन एक अच्छी खबर जो अभी तक मिल रही है कोरोना वायरस को लेकर कि एस्ट्राजेनेका जो कि हमारे पास एक कंपनी जो कोरोना वायरस की वैक्सीन डेवलप कर रही है, वो फाइनल फेज में ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो चुकी है। और हमारे पास आपको सितंबर एंड तक वैक्सीन जो है मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी अगर सब कुछ सही रहता है तो। और आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि एस्ट्राजेनेका ने, एक अच्छी खबर और ये भी है कि एस्ट्राजेनेका ने भारत के एक ऑर्गेनाइजेशन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में सिचुएटेड है, उसके साथ टाई अप कर लिया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अब क्या करेगा, बल्क लेवल पर बिलियंस ऑफ डोजेज वैक्सीन की तैयार करेगा। यानी कि भारतीयों को भी जल्दी ही वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी जैसे ही एस्ट्राजेनेका अपने सारे ट्रायल्स को कंप्लीट कर लेती है तब। नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक फेरीज। तो भाई पहली बार इलेक्ट्रिक फेरीज आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से होती हैं। तो पहली बार पूरी कंप्लीटली इलेक्ट्रिक फेरीज जो है वो बनाई जाएंगी और इनको बनाने का काम आपको बता दूं कोचीन शिपयार्ड करेगा। कोचीन शिपयार्ड पहली बार ये फेरीज बनाएगा जो कि पहली फुल्ली इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक फेरीज होंगी और इनको नॉर्वे के लिए बनाया जा रहा है। नॉर्वे की गवर्नमेंट पहले ही डीजल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बैन करने का फैसला ले चुकी है। और आपको ये भी मैं बता दूं कि कोचीन शिपयार्ड भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल शिप बिल्डर है। ओके, आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि भारत का जो पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, भारत का जो पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है उसकी कंस्ट्रक्शन भी कोचीन शिपयार्ड ने की है, उसका नाम क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि भारत का पहला इंडिजीनियसली बिल्ट जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसकी कंस्ट्रक्शन कोचीन शिपयार्ड ने की है, उसका नाम क्या है? ओके, तो याद रखेंगे उसका नाम है हमारे पास आईएनएस विक्रांत। नाम याद रखेंगे, आईएनएस विक्रांत। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट कंटेनर शिप फ्रॉम कोलकाता पोर्ट टू अगरतला वाई चट्टग्राम पोर्ट। अब देखो स्टूडेंट, समझने की कोशिश करो। देखो, हम बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारी नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उनके साथ कनेक्टिविटी अच्छी बने तो उसमें हमें कहीं ना कहीं बांग्लादेश का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो अभी आप समझिए कि चट्टग्राम पोर्ट जो है उसके थ्रू हमने शिपमेंट की है।
तो आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि चट्टोग्राम पोर्ट जो है वो कहाँ पर है। चट्टोग्राम पोर्ट हमारे पास कौन सी कंट्री में है? सो दैट इज इन बांग्लादेश। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट हो रहा है जो कि मोंगला पोर्ट है, ये भी हमारे पास कौन सी कंट्री में है? बांग्लादेश में। तो ये जरा इन पोर्ट्स के नाम आप याद रखेंगे कि मोंगला पोर्ट और चट्टोग्राम पोर्ट, ये दोनों पोर्ट कौन सी कंट्री में है? बांग्लादेश कंट्री में। और इंडिया अपना जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर, वो कौन सी कंट्री के साथ शेयर करते हैं? दैट इज विद बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। ओके, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ स्टूडेंट कि बांग्लादेश का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, वो है चित्तागोंग पोर्ट। वो भी आप याद रखेंगे, चित्तागोंग पोर्ट जो है दैट इज ऑल्सो इन बांग्लादेश। ओके, और यहाँ पर अगर हम बात करें करेंसी जो है वो है टका और कैपिटल है ढाका। कैपिटल यहाँ पे ढाका है और करेंसी है टका। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सीबीएसई कोलैबोरेट्स विद आईबीएम। तो देखिए स्टूडेंट, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो भारत में बहुत बड़े लेवल पर एजुकेशन इंपार्ट करता है, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने के लिए स्कूल लेवल पर कोलैबोरेट किया है आईबीएम के साथ। आईबीएम एयर मींस इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। ये यूएसए की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भारत में है। जी हाँ, यूएसए से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के भारत से है। सो आईबीएम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सी टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो सीबीएसई के भी ये हेल्प करेगा। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीबीएसई ने किस एंटिटी के साथ टाई अप किया है? सो दैट इज आईबीएम। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आईबीएम के जो करंट सीईओ हैं वो इंडियन ओरिजिन से हैं। सो हु इज द करंट सीईओ ऑफ आईबीएम? आईबीएम के करंट सीईओ कौन है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, आईबीएम के करंट सीईओ हैं स्टूडेंट, याद रखेंगे, अरविंद कृष्णा। हु इज द करंट सीईओ ऑफ आईबीएम? अरविंद कृष्णा। ओके, लास्ट न्यूज फॉर दैट स्टूडेंट, एल&टी टेक सर्विसेज। सो एल&टी इंडिया की बड़ी कंपनीज में से एक है, लार्सन एंड ट्यूब्रो। इसने क्या किया है? इसने 100% शेयर खरीद लिए हैं ओके एक यूएस फर्म के, दैट इज ऑर्चेस्ट्रा टेक्नोलॉजी। सो ऑर्चेस्ट्रा टेक्नोलॉजीज के 100% शेयर खरीद लिए जो टेक्सास बेस्ड एक कंपनी थी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन हमारे पास, किस इंडियन कंपनी ने हमारे पास यूएस बेस्ड फर्म को खरीद लिया? सो दैट इज एल&टी। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये लास्ट लाइन में आपको फिर से दिखाई दे रहा होगा कि एल&टी के जो चेयरमैन हैं वो हैं एएम नायक, और 2018 से एएम नायक एनएसडीसी के चेयरमैन भी हैं। एनएसडीसी मीन नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये थे स्टूडेंट इंपॉर्टेंट न्यूज़। आशा करता हूँ आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।